परमाणु महाशक्ति बनने की जिद, दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री सीमा पर सैन्य नाकेबंदी और महाविनाश के मुहाने पर खड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच एक ऐसा कूटनीतिक मोड़ आ गया जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने एक नए परमाणु डील को साफ तौर पर मंजूरी दे दी है। व्हाइट हाउस से आया यह बयान संकेत दे रहा है कि मध्य पूर्व में मंडरा रहा महायुद्ध का खतरा टल सकता है, परंतु ईरान की सरकारी मीडिया ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। तेहरान का स्पष्ट कहना है कि समझौता अभी अंतिम चरण में है और यही केवल एक तरफा अटकलें हैं। कूटनीति की इस बिसात पर दावों और खंडनों के बीच बारूद की गंध अभी कम नहीं हुई। और आपको बता दें कि इसी महासंकट के हर रणनीतिक पहलू पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि खतरे की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि इस कूटनीतिक हलचल से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर कब्जे और भीषण बमबारी की सीधी धमकी दी थी। हालांकि बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने नई हवाई हमलों को रद्द करने की घोषणा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सैन्य कार्रवाई के पीछे आपको बता दें कि ईरानी नेतृत्व के साथ उच्चतम स्तर पर हुई बातचीत को बताया था, लेकिन अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक इस समझौते पर अंतिम मोहर नहीं लग जाती है तब तक होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नौसेना की सख्त नाकेबंदी तो रहेगी। कूटनीति के इस दबाव के बीच जमीनी हकीकत यह है कि गुरुवार की रात होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के 2 वन वे अटैक ड्रोन को अमेरिकी सेना ने मार गिराया था, जो कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने के लिए भेजे गए थे। इस पूरे सैन्य संघर्ष और तनाव का सीधा असर जो है वो भारत पर पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर ओमान के तट के पास हुए मिसाइल हमले ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताएं लगातार बढ़ाई हैं। ओमान के पास तेल टैंकर एमटी पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई, जबकि भारतीय क्रू वाले एक अन्य जहाज एमटी जलवीर पर भी हमला हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि एमटी जलवीर पर मौजूद सभी 20 भारतीय सुरक्षित हैं। भारत ने इस हमलों पर बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी राजदूत को तलब किया और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाजों पर हो रहे इन हमलों को तुरंत रोकने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रमुख ने भारतीय नाविकों की मौत पर दुख जताया, हमले की निंदा की। इस आपको बता दें कि पूरे मामले पर वैश्विक मोर्चे पर भू राजनीतिक समीकरण काफी तेजी के साथ बदल रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच वित्तीय गतिरोध को सुलझाने की बातचीत चल रही है, जिसमें ईरान के फंसे हुए 6 से ज्यादा आपको बता दें कि जो नागरिक हैं उनको बचाने की कोशिश है, और वहीं अरब डॉलर के फंड को जारी करने के मामले को लेकर मंथन हो रहा है। बता दें कि इस महासंकट को टालने के लिए रूस और चीन ने दोनों देशों से तुरंत सैन्य कार्रवाई रोककर कूटनीतिक रास्ता चुनने की अपील की, तो वहीं कतर ने भी मध्यस्थता के लिए अपना एक विशेष प्रतिनिधिमंडल तेहरान भेज दिया। दूसरी तरफ मध्य पूर्व का दूसरा मोर्चा लेबनान से सुलग रहा है, जहां हिजबुल्ला ने दावा कर दिया कि उसने 24 घंटे के भीतर दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में इजरायली सेना पर ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट से हमले कर दिए। लेबनान के विदेश मंत्री ने और फ्रांस के विदेश मंत्री ने भी युद्ध विराम और इजरायली सेना की वापसी को लेकर चर्चा की है। तो बता रहे हैं, समझौते के दावे को ईरान ने साफ तौर पर खारिज किया है। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी पर आपको बता दें कि जो मामला है वो लगातार गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। देख रहा होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ और होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता होने और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के खत्म होने के दावों को ईरान ने खारिज कर दिया। ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटों बाद तेहरान ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी तरीके का अंतिम समझौते पर सहमति नहीं बनी और इस तरीके की खबरें केवल अटकलों पर आधारित है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच जारी कूटनीतिक खींचतान को दुनिया के सामने ला दिया। बता दें कि ट्रंप ने ओवल ऑफिस से दावा कर दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने को लेकर एक बड़ा समझौता लगभग तैयार हो गया है। ट्रंप ने दावा किया था कि आने वाले दिनों में इस समझौते के दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जाएगा और संभव है कि यूरोप में आपको बता दें कि हस्ताक्षर समारोह भी आयोजित हो। उन्होंने यह भी दावा कर दिया कि समझौते के तहत ईरान कभी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन दावों को पूरी तरीके से खारिज किया। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार उनके द्वारा जो कहा गया है, ईरान ने अभी तक किसी भी समझौते पर अंतिम निर्णय है वो नहीं लिया है। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी रेड लाइंस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा, ईरान ये कह रहा है। उन्होंने अमेरिका पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ता प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा वॉशिंगटन की बदलती रणनीति रही। ईरान ने यह भी स्वीकार किया है कि कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ के रूप में संवाद प्रक्रिया में भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन किसी अंतिम नतीजे तक पहुंचने की खबरें वास्तविकता से दूर है। ईरान का कहना है कि बातचीत जारी है, लेकिन इस समझौते का रूप देना जल्दबाजी होगा। इसी बीच
होर्मुज़ को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। ट्रंप ने दावा कर दिया कि समझौते पर हस्ताक्षर होते ही रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज़ मार्ग को पूरी तरीके से जहाजों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन ईरान ने इसके उलट कहा कि अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के कारण क्षेत्र की सुरक्षा पहले की तुलना में और कमजोर हो गई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का आरोप है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाइयों ने क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाया। ईरान ने हाल ही में भारतीय वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों को लेकर अमेरिका पर गंभीर आरोप लगा दिए। सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि भारतीय जहाजों पर हुए हमले अमेरिका की कथित स्टेट पायरेसी और आक्रामक समुद्री नीति का ही उदाहरण है। उन्होंने दावा कर दिया है कि इन घटनाओं में कम से कम 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई। इसके लिए अमेरिका को जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। ईरानी प्रवक्ता ने मृत भारतीय नाविकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। भारत सरकार और भारतीय जनता के साथ सहानुभूति भी जताई। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय शांति को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए अमेरिका से जवाब भी मांगा जाए। अमेरिका और ईरान के दावों में मौजूदा बड़े विरोधाभास ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों के बीच किसी व्यापक समझौते की राह अभी इतनी आसान नहीं होगी। अब ये आने वाले दिनों में पता लगेगा कि अमेरिका किस हद तक जाता है और ईरान को लेकर जो परमाणु शक्ति रोकने की बात सामने आ रही है वो सच्चाई है या भ्रामक खबरें। तो बता दें आपको इस वक्त की यह महत्वपूर्ण जानकारी है, जहां पर एक बार फिर से ईरान बोला है कोई अंतिम डील नहीं हुई है। अब आगे बढ़ेंगे। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता सामने आ गई। भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि पिछले 4 दिनों के भीतर ओमान के तट के पास भारतीय क्रू सदस्यों वाले 3 जहाजों पर अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई हुई है। इन घटनाओं में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है, जबकि दर्जनों भारतीय नाविक प्रभावित हुए। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमेरिका के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की। विदेश मंत्रालय के अनुसार जिन 3 जहाजों को निशाना बनाया गया वो भारतीय स्वामित्व वाले नहीं थे, लेकिन उन पर बड़ी संख्या में भारतीय क्रू सदस्य तैनात थे। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि 2 जहाज पलाऊ के झंडे के तहत संचालित हो रहे थे, जबकि तीसरा जहाज गिनी बिसाऊ के झंडे वाला था। इसके बावजूद इन जहाजों पर भारतीय नाविकों की मौजूदगी के कारण भारत ने मामले को अत्यंत संवेदनशील माना। 8 जून को आपको बता दें कि तेल टैंकर मैरीवेक्स पर कार्रवाई की गई। इस जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। हालांकि इस घटना में सभी नाविकों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 10 जून को पलाऊ के ही झंडे वाले दूसरे टैंकर सेटेबेलो को निशाना बनाया गया। इस हमले में सवार 24 भारतीयों में से 3 की मौत हो गई, जिसके चलते भारत सरकार की चिंता बढ़ गई। 11 जून को गिनी बिसाऊ के झंडे वाले टैंकर जलवील पर कार्रवाई हो गई। इस जहाज पर 20 सदस्य जो भारतीय थे वो सवार थे। लगातार 3 घटनाओं ने भारत की समुद्री सुरक्षा हितों और विदेशी नीति से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए। यही वजह है कि नई दिल्ली ने वॉशिंगटन के समक्ष इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपनी ओर से दावा किया है कि जलवीर कथित तौर पर ईरानी तेल लेकर जा रहा था और उसने अमेरिकी सैन्य निर्देशों का पालन नहीं किया था। अमेरिकी बयान के अनुसार एक लड़ाकू विमान ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाते हुए हेलफायर मिसाइलें दागी, जिसके बाद जहाज को नष्ट कर दिया गया। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करने के उद्देश्य से की गई है। सेटेबेलो पर हुए हमले में भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत ने औपचारिक राजनयिक कदम भी उठाया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के चार्ल्स डी ज्वेलमैक्स को तलब किया और उन्हें विरोध स्वरूप एक आधिकारिक रासायनिक नोट जो है वो सौंप दिया है। इस कदम को भारत की कड़ी नाराजगी के तौर पर माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह कहा कि भारत अपने नाविक समुदाय की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भारत ने अमेरिकी पक्ष के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज करा दिया और इस प्रकार की घटनाओं पर गहरी चिंता जो है वो व्यक्त की है। अब देखना होगा कि इस पर अमेरिका का क्या स्टैंड रहता है और आने वाले समय में जो जहाज वहां से और भी गुजर रहे हैं उनको लेकर भी अमेरिका क्या कुछ रुख अपनाता है, ये फिलहाल आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन समुद्री सुरक्षा का जो मुद्दा है वो लगातार संवेदनशील हो रहा है। यूरोप के कई देशों में प्रवासियों को लेकर विरोध और राजनीतिक बहस लगातार तेज हो रही है। ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय देशों में स्थिति ऐसी बनती जा रही है जहां पर एक तरफ सरकारें आपको बता रहे हैं कि जो वीजा और शरणार्थी नीतियों को सख्त कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग मकानों की कमी, बढ़ती महंगाई, सुरक्षा चिंताओं और संसाधनों पर दबाव को लेकर खुलकर विरोध कर रहे हैं। इस पूरे माहौल ने भारतीय प्रवासियों की चिंता बढ़ा दी, जो बड़ी संख्या में इन देशों में पढ़ाई, नौकरी और बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर जाते थे। यूरोप में प्रवासियों को लेकर तनाव
कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में काफी तेज हो गया है। साल 2015 में सीरिया, अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में संघर्ष के बाद लाखों शरणार्थी यूरोप पहुंचे थे। जर्मनी समेत कई देशों ने मानवीय आधार पर इन्हें स्वीकार किया, लेकिन समय के साथ स्कूल, अस्पताल, आवास और सरकारी सेवाओं पर दबाव बढ़ने की जो शिकायतें हैं वो सामने आने लगी। इसी दौरान भारत से भी बड़ी संख्या में छात्र, पेशेवर और परिवार बेहतर अवसरों की तलाश में यूरोप पहुंचे। लेकिन यूक्रेन युद्ध और उसके बाद बड़े संकट ने स्थिति को और जटिल कर दिया। स्थानीय लोगों ने यह धारणा मजबूत होने लगी है कि बढ़ती आबादी के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे नाराजगी और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ब्रिटेन में हाल ही के वर्षों में प्रवासियों को लेकर बहस तेज हुई है, जहां अवैध प्रवासन और छोटी नावों से आने वाले शरणार्थियों का मुद्दा राजनीतिक एजेंडे में प्रमुख बन गया है। कई शहरों में स्थानीय लोगों ने सरकारी आवास नीतियों और होटल में शरणार्थियों के रखने के फैसले का विरोध कर दिया। हालांकि कई जगह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कुछ घटनाओं में हिंसा साफ तौर पर देखने को मिली, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आयरलैंड में भी स्थिति काफी तेजी के साथ बदली है। कभी प्रवासियों के प्रति उदार माने जाने वाले इस देश में अब आवास संकट सबसे बड़ी समस्या है। बता दें कि डबलिन और अन्य शहरों में किराए तेजी के साथ बढ़े और घरों की कमी हो गई। स्थानीय लोगों के एक वर्ग का मानना है कि बड़ी संख्या में प्रवासियों के आने से संकट बढ़ा हुआ है। 2023 के अंत में डबलिन में हुई हिंसक घटनाओं के बाद प्रवासन और सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्र बहस का केंद्र बना। इसके बाद कई जगह शरणार्थी केंद्रों और सरकारी आवास योजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन देखने को साफ तौर पर मिले भी है। यानी कि जितने प्रवास के तौर पर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद प्रवासी विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, किराया बढ़ रहा है, मकान कम है। अब जो वहां के लोकल लोग हैं वो लगातार इस पर मुद्दा बना रहे हैं। तो बता दें कि जर्मनी में राजनीतिक मामला जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पीओके के रावलकोट में महंगाई, बिजली की भारी बिलों और बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और कई शहरों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। ये प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहे थे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारी महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। आंदोलन संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले शुरू हुआ था। यह संगठन लंबे समय से आम लोगों की समस्याओं को उठाता रहा है। आपको हम ये भी बताते चले कि स्थिति तब और गंभीर हो गई जब रावलकोट के ईदगाह मैदान में हजारों प्रदर्शनकारी एक शांतिपूर्ण रैली के लिए इकट्ठा हुए। वहां पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में मौजूद थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों की ओर से कथित तौर पर भीड़ पर गोलीबारी की गई, जिसके बाद भगदड़ मच गई और स्थिति बेकाबू हो गई। इस गोलीबारी में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई और 37 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में अचानक बड़ी भीड़ के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। डॉक्टरों को भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पीओके के अन्य इलाके जैसे खाईगला और आसपास के कस्बों में भी गुस्सा फैल गया है। कई जगह बाजार बंद कर दिए गए हैं और लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल ये प्रदर्शन अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है।